हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा यूट्यूब पर छठा वीडियो है और हमने वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 5 तक क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 3 मानव नेत्र एवं उसके कार्य विधि को पढ़ाया था। और आज इस छठा वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 से 3 तक। चैप्टर 1 में था प्रकाश का परिवर्तन, चैप्टर 2 में था प्रकाश का अपवर्तन और चैप्टर 3 में था मानव नेत्र। तो आज इस यूट्यूब पर मेरा छठा वीडियो है और इस छठा वीडियो में हम लोग मानव नेत्र एवं उसके कार्य विधि, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परिवर्तन, ये तीन जो चैप्टर है, क्लास 10th का जो 3 चैप्टर है, इन 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव के पेज पर चलते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन है यहाँ। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, आज जो हम लोग ये दृश्य प्रकाश को देख रहे हैं, तो ये प्रकाश क्या चीज़ का बना होता है। तो याद रखिएगा, ये जो प्रकाश है वो फोटोन का बना हुआ रहता है। मतलब प्रकाश जो है ना, प्रकाश है, उस प्रकाश में कण रहता है और वो कण कोची का रहता है, तो फोटोन का रहता है। चलिए नंबर 2 देखते हैं हम लोग। प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है। हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। चैप्टर 1 में पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब उसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश कैसा तरंग है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि कौन से रेखा में गमन करता है। यह सीधी रेखा में हमेशा और हमेशा कैसा रेखा में गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। तो चलिए अब नंबर 3 में देखते हैं हम लोग। नंबर 3 में कह रहा है कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, प्रकाश तरंग का सिद्धांत यह हाइजेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यह हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। तो चलो भाई देखो, यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है आपको, यही है हाइजेंस। इन्होंने ही प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। हाइजेंस ने ही प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। अब चलिए हम लोग एक न्यू पेज पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जो हाइजेंस है, ये जो तरंग सिद्धांत दिए थे, वो तरंग सिद्धांत क्या बताता है। तो चलिए अब न्यू पेज पर चलते हैं और हम आपको तरंग सिद्धांत के बारे में समझाते हैं। तो देखिए, समझिए ध्यान से, प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया था। हाइजेंस ने इसमें बताया था कि प्रकाश जो है ना, वो प्रकाश चलता है किसके रूप में? तो प्रकाश चलता है तरंग के रूप में। हाइजेंस ने बताया था अपने सिद्धांत में कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। इसी को हम लोग हाइजेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। हाइजेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, हाइजेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत 17वीं शताब्दी में दिया था। हाइजेंस ने तरंग सिद्धांत कब दिया था? 17वीं शताब्दी में दिया था। और देखिए, ये जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया ना, तो इसी के मदद से हम लोग इसको पढ़ पाते हैं। चैप्टर 1 में जो पढ़े थे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन के बारे में, विवर्तन के बारे में, विवर्तन। इन तीनों चीज़, प्रकाश का परावर्तन चाहे अपवर्तन चाहे विवर्तन, इन तीनों चीज़ के बारे में प्रकाश के तरंग सिद्धांत के ही आधार पर हम लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे यह जानते हैं कि प्रकाश परावर्तन आखिर करता तो कैसे करता है, अगर प्रकाश अपवर्तित हो रहा था, प्रकाश अगर अपवर्तित हो रहा है तो कैसे हो रहा है ये, और चाहे प्रकाश का विवर्तन, हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत के ही आधार पर प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन और विवर्तन के बारे में समझते हैं। तो चलिए प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप किसने खोजा था। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप किसने खोजा था? तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप मैक्सवेल ने खोजा था। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय स्वरूप किसने खोजा था? मैक्सवेल ने खोजा था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो सबसे पहले ये सबसे पहले गेमाल्डी ने यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। आपने पिछला चैप्टर में पढ़ रहा था, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन सब पढ़े थे। तो ये समझ गए हम लोग कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो ये ग्रेमाल्डी ही है जो बताया था सबसे पहले कि प्रकाश तरंगों का भी क्या होता है, विवर्तन होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने प्रतिपादित किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने प्रभावित किया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला पेज पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। और हम लोग आइंस्टीन के बारे में भी आ जाने हैं कि आइंस्टीन कैसा दिखता है, और इसके बारे में जाने हैं कि ये जो दिया ये क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो चलिए थोड़ा सा लॉन्ग में हम लोग समझते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए यही है अल्बर्ट आइंस्टीन, यही व्यक्ति हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने ही प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज इन्होंने ही किया था। यही है आइंस्टीन। इन्होंने ने प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज किया था। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव सन 1905 में प्रकाशित किया था। उन्होंने इस प्रभाव की व्याख्या पता कब किया था? इस प्रभाव की व्याख्या फोटोन के रूप में किया था। कौन को किस में किया था? फोटोन के रूप में। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 8 है। नंबर 8 में क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। देखिए ये 4 गो घटना यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 1 घटना है विवर्तन, नंबर 2 घटना है ध्रुवन, नंबर 3 घटना है परावर्तन, नंबर 4 घटना है अपवर्तन। अब आपको इसमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। चाहे प्रकाश हो चाहे ध्वनि हो, इनमें दोनों में से किसी में घटित नहीं होती है। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं कि जो बी नंबर वाला ध्रुवन है ना, ये ध्रुवन, यह घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में से किसी में घटित नहीं होती है। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अवरोध की ओर यानी कि अवरोध माने किनारे की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो देखिए कोई भी अवरोध है या कोई वस्तु है, उसके किनारे से अगर प्रकाश मुड़ जा रहा है ना, तो उसको देखिए क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं? विवर्तन। मान लीजिए कोई किनारा है और उस पर से प्रकाश जा रहा है, और प्रकाश जाते जाते अगर प्रकाश ना वहाँ से मुड़ गया ना, देखिए यहाँ मुड़ना, अगर प्रकाश मुड़ गया तो उस घटना को क्या कहते हैं? उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। आप लोग अपवर्तन तो जान ही रहे हो, व्यतिकरण जान ही रहे हैं, और विक्षेपण जान ही रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और विवर्तन के बारे में समझते हैं कि आखिर विवर्तन होता क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम लोग विवर्तन समझते हैं। तो देखिए यही है प्रकाश का विवर्तन। ये जो बादल दिख रहे हैं ना, ये बादल ही अवरोध है, और इस अवरोध से प्रकाश टकरा के और इधर उधर मुड़ जा रहा है, इसी को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। देखिए दोबारा हम लोग समझते हैं प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश का विवर्तन एक ऐसा घटना है ना जिसमें प्रकाश किसी अवरोध या संकीर्ण क्षेत्र से, जैसे देखिए मान लीजिए खपड़ेल घर होगा ना, तो उस खपड़ेल घर में अगर कोई छिद्र होगा तो उस छिद्र से अगर प्रकाश आता है ना, तो देखिएगा ये वो रेखा में आएगा, यानी कि इस छिद्र से टकराया यहाँ पर, अवरोध से टकराया यहाँ पर, और इस अवरोध से टकरा कर यहाँ एक सीधी रेखा में आ गया। इसी को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए प्रकाश का विवर्तन देखिए यही है। यहाँ जो बादल लुक रहा है, देखिए
ये जो बादल है, ये बादल कोई अवरोध का काम कर रहा है और इस बादल से प्रकाश टकराएगा और टकरा कर इधर मुड़ रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश का विवर्तन। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये 10 हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी, व्यतिकरण का जो सिद्धांत है ना, यही सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि को करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रकाश विकिरण के प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की कैसे प्रकृति होती है। तो प्रकाश जो है विकिरण की तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 के बाद 12 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्रकाश के चीकने पीठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो देखिए ये तो आप लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ लिए होंगे कि आखिर प्रकाश है किसी वस्तु से टकराता है और टकरा कर जो वापस लौटने की घटना है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यही है, ये है प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए यहाँ पर कोई चिकना सतह है, यहाँ से प्रकाश आएगा और प्रकाश आके यहाँ से टकरा कर वापस चल गया, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी वस्तु से आया, टकराया और टकरा कर वापस लौटने की या वापस मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, तो पढ़ाई है आप लोग कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सूर्य लगभग इतना जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। और जब सूर्य इतना जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है तो एक बात याद कीजिए आप लोग कि जब कोई वस्तु अपनी ओर से कोई ऊर्जा निकाल रहा है तो उस वस्तु में द्रव्यमान जो है ना हमेशा कमते रहेगा। तो वही बात यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर सूर्य इतना जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है तो सूर्य से ऊर्जा निकलने के उसका द्रव्यमान किस दर से घटेगा। अगर ऊर्जा निकल रहा है तो उसका द्रव्यमान घटेगा। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी कि 4 × 10⁻⁹ kg प्रति सेकंड के दर से उसका द्रव्यमान कम होता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। आखिर प्रकाश की चाल, वेग मतलब चाल, वेग बोले तो चाल, तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश के वेग सर्वप्रथम ये रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। आखिर प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है, कि यहाँ हीरा में होगा, चाहे निर्वात में होगा, चाहे पानी में होगा, चाहे हाइड्रोजन में होगा। तो इसका सही आंसर है निर्वात में। प्रकाश की चाल निर्वात में बहुत ही ज़्यादा होते हैं या बहुत ही अधिक होती है। अब हम समझेंगे कि आखिर प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक क्यों होता है। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं। मान लीजिए अगर हम प्रकाश को हीरा में प्रवेश करवा रहे हैं तो इसमें अवरोध उत्पन्न होगा और उसमें चाल कम हो जाएगा। या पानी में अगर हम उससे प्रवेश करवा रहे हैं तो उसमें भी प्रकाश की चाल कम जाएगा, क्योंकि पानी भी अवरोध का काम करेगा। अब बात रही हाइड्रोजन की, तो यहाँ अगर हम प्रकाश को पानी के अलावा हाइड्रोजन में अगर हम प्रवेश करवा रहे हैं तो यहाँ भी उसको क्या होगा, यहाँ पर भी उसको अवरोध उत्पन्न होगा और उसकी चाल या वेग जो है ना, ये जो वेग है ये वेग उसका घट जाएगा। लेकिन जो निर्वात है वो निर्वात में प्रकाश चाल अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में कोई कण ही नहीं है और ना कोई कण है और ना वहाँ पर कोई अवरोध उत्पन्न होगा। इसलिए प्रकाश की चाल इन तीनों के तुलना में, चाहे हीरा हो, चाहे आपका पानी हो, चाहे आपका हाइड्रोजन हो, इन तीनों की तुलना में, 1, 2 और 1 तीनों की तुलना में निर्वात में आपका प्रकाश का चाल अधिकतम होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं।
और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति क्या होती है। तो याद रखिएगा एक बात आप लोग कि अगर किसी माध्यम में अगर तापमान वृद्धि कर रहा है तो उसमें प्रकाश के चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। चाहे आप माध्यम में तापमान बढ़ाइए चाहे घटाइए, कोई भी प्रकाश की गति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। वैसी ही रहती है जैसी पहली गति थी प्रकाश की, वैसी ही गति प्रकाश की रह जाती है। यानी कि माध्यम के तापमान पर चाहे बढ़ाइए चाहे घटाइए, प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जल, कांच व हीरा में प्रकाश की चाल निम्न में कौन सी क्रम होती है। आखिर किस में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए अब हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा चाल किस में होगा प्रकाश का। क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपका होगा तो होगा जल में, उसके बाद होगा आपका कांच में, उसके बाद होगा हीरा में। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कठोर हीरा हुआ, फिर उसके बाद कांच है, उसके बाद फिर जल है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो ये तो क्वेश्चन एकदम आप लोग क्लास 8 या 7 में ही समझ गए होंगे कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है। ये तो हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में पता है लगभग से लगभग 1 सेकंड लगता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं और 20 में समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 20 नंबर में कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। ये भी क्लास 8 में ही हम लोग पढ़ लिए थे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पर तो 8 मिनट ही दिया हुआ है तो हम लोग 8 ही मिनट मारेंगे। ऐसे तो रियल में होता है 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट और 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रकाश का चाल कितना है। चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन में हम लोग समझे थे, प्रकाश का परिवर्तन में समझे थे कि प्रकाश का वेग यानी कि प्रकाश का चाल कितना होता है। तो हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लोग कि प्रकाश का चाल कितना होता है। प्रकाश का चाल होता है 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर यहाँ होगा, न कि आंसर ये होगा। ये आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है। सही आंसर होगा 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का ये जो किरीट यानी कि कोरोना वाला भाग होता है ना, यही हमेशा दिखाई देता है, बाकी सब छुपा हुआ रहता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। देखिए कौन सा ऐसा समय है, ये 4 गो समय दिया हुआ है, एक ये समय, एक ये समय, एक ये और एक ये। इनमें से कौन ऐसा समय है जिसमें पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो इनमें से जो बी नंबर है 460 सेकेंड, 460 सेकेंड यही एक ऐसा समय है। 460 सेकेंड एक ऐसा समय है जिसमें पूर्ण रूप से जो है ना सूर्य ग्रहण लग जाता है। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सूर्य ग्रहण, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग समझ लेते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है, उसके बाद हम लोग लॉन्ग में समझेंगे सूर्य ग्रहण मतलब कब होता है या तब होता है। मतलब इसमें से 4 ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन टिक करना है। तो पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, न्यू पेज पर, और वहाँ समझेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग आंसर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका ये कि जब चंद्रमा बीच में हो ना तब क्या लग जाता है, सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा बीच में हो यानी कि किनारे कौन होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, न्यू पेज पर, और उस न्यू पेज पर हम लोग समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, वो समझते हैं हम लोग। तो चलिए न्यू पेज खोल लेते हैं और समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसा लगता है। तो देखिए यहाँ जो आपको इमेज दिख रहा है यही है सूर्य ग्रहण। अब हम लोग समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। देखिए आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर लगता कैसे है। देखिए जब जब ना पृथ्वी, देखिए लिख देते हैं और समझाते हैं आपको कि जब पृथ्वी और सूर्य, जब पृथ्वी और
सूर्य। देखिए यहाँ होगा पृथ्वी, इधर होगा पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी से ही इमेज लिया है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा, देखिए यहाँ बीच में चंद्रमा आ जाए, कौन आ जाए? चंद्रमा, तब हम लोग को लग जाता है सूर्य ग्रहण। इसको याद रखना होगा। कोई पूछेगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो बोलना होगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या लग जाता है? हम लोग को सूर्य ग्रहण लग जाता है। चंद्रमा ही है जो बीच में आता है, तब जाके लग जाता है सूर्य ग्रहण। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, तो देखिए चंद्र ग्रहण, अभी हम लोग क्या पढ़े? सूर्य ग्रहण। अब हम लोग पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण। देखिए चंद्र ग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है, पहले शॉर्ट में यहाँ समझ लेते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण कैसे लगता है उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण घटित कैसे होता है। 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, चंद्र ग्रहण घटित कैसे होता है? तो देखिए चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। जब पूर्णिमा का दिन होगा उस समय चंद्र ग्रहण घटित होगा। अब हम लोग समझते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। अभी तो हम लोग सूर्य ग्रहण समझ ही गए, अभी हम लोग सूर्य ग्रहण समझे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं और उस नेक्स्ट पेज पर समझते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं अब हम लोग और नेक्स्ट पेज पर समझते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और ये देखिए समझाते हैं आपको। तो देखिए यही है चंद्र ग्रहण का इमेज। अब हम लोग समझते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है और कैसे लगता है। समझिए चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। जब पृथ्वी देखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में आ जाता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा देखिए यहाँ लिखे हैं सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में अगर पृथ्वी आ जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में आ जाता है, जैसे पृथ्वी की जो छाया है ना वह चंद्रमा पड़ने लगती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है आपका सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण आपका लगता है प्रतिपदा यानी कि अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण अभी हम बताएं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या यानी कि प्रतिपदा के दिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। आप समझिए जब हीरा कटा हुआ रहता है तो वह जगमगाता काहे है। देखिए आप लोग क्लास 10 में जो चैप्टर 1 या 2 है उसमें आप लोग पढ़े होंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण कटा हुआ हीरा जो है ना वो जगमगाता है। एक और बात यहाँ पर समझना आपको कि काटा हुआ हीरा ही नहीं जगमगाता है, जो पानी का बुलबुला या जैसे साबुन से जो गुब्बारा टाइप के बुलबुला बनता है ना तो वो भी क्यों चमकता है। तो जो पानी का जो ये ऐसा गोल सा गुब्बारा होता है अधिक का साबुन के पानी का या शैम्पू के पानी का, वो भी क्यों चमकता है। तो वो भी इसी सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही सिद्धांत पर चमकता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का, पानी से भरे किसी बर्तन में एक पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आप लोग तो क्लास 10 में पढ़े ही होंगे कि ये किस कारण से होता है। तो ये अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में पड़ा हुआ सिक्का कुछ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हम लोग को नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि पानी में लटकर बैठे हुए व्यक्ति को पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई क्यों देता है। तो देखिए इसका भी आंसर वही है,
अपवर्तन के कारण ही, चाहे आपको पानी के गिलास में सिक्का डालिए तो सिक्का डालिएगा तो वह सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण। और अगर आप पानी के में पैर अगर डालकर बैठे हुए हैं तो पानी में पैर डालने से वह पैर मुड़ा हुआ या थोड़ा सा छोटा नज़र आता है। बस इसका दोनों का एक ही कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। या किसी भी गिलास में मान लीजिए ये गिलास है और इस गिलास में पानी है, इस गिलास में पानी भी है और इसमें हम लोग डाल दिए हैं पेंसिल। तो अगर हम पेंसिल डालेंगे तो ये पेंसिल हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत हम लोग को होता है। मुड़ा हुआ प्रतीत भी प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जब एक कम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीढ़ी सूर्य के प्रकाश में दिखाया जाता है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जाती है। देखिए, इंद्रधनुष में भी ढेर सारा रंग होता है और सीढ़ी वाला जो कैसेट होता है उसको सूर्य के प्रकाश में ले जाने से वो भी बहुत सारा चमकता है, लगता है कि इंद्रधनुष के ही जैसा चमक रहा है। उसका एक कारण है प्रकाश के परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर वो भी चमकने लगता है। सीडी कैसेट जो पहले आता है अब तो आता ही नहीं है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पहले हम बताते बस वही ये भी है, प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण। चाहे पानी में डाला हुआ पेंसिल मुड़ा हुआ नजर आवे, चाहे पानी के गिलास में डाला हुआ सिक्का कुछ ऊपर प्रतीत होवे, चाहे पानी में अगर पैर डाल कर बैठे हैं तो पैर मुड़ा हुआ हम लोग का प्रतीत होता है या पैर हल्का सा छोटा प्रतीत होता है। या क्वेश्चन नंबर 31 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 बोला कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई देती है। क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण। और जो मछुआरा लोग होते हैं वह पानी में जो मछली दिखाई देती है वहाँ नहीं मारते, उससे थोड़ा सा ऊपर उठाकर मारते हैं, वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाकर मारते हैं कि ताकि मछली को भेजने में दिक्कत ना हो। लेकिन मछली हमको वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई नजर आती है, यही कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर वस्तु वास्तविक इसी से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसका भी सेम एक ही रीजन है, उसका एक रीजन है प्रकाश का अपवर्तन, जैसा कि अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में से कारण क्या है। तो इसका भी वही कारण है, कारण क्या, अपवर्तन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 34 जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, प्रकाश के परिवर्तन। चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के परिवर्तन, ये चैप्टर नंबर जो 2 था इसे हम लोग पढ़े थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ जाती है। तो याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है कब होती है, जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाएगा। देखिए बता रहा आपको हम, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। पानी का जो बुलबुला या साबुन का जो बुलबुला था ना है, इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है, वह कारण आपका है अपवर्तन एवं परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन के घटना के कारण ही हम लोगों को इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष जो है ना वो अपवर्तन और परावर्तन, इंद्रधनुष अपवर्तन एवं परावर्तन के क्रिया से ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि मृग तृष्णा का क्या उदाहरण है। तो मृग तृष्णा का उदाहरण है यही जो अभी हम लोग पढ़े हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़े हैं, उसी के कारण मृग मरीचिका दिखाई देता है, यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के अवशोषण के लिए प्रयुक्त तकनीक
एंडोस्कोपी आधारित है। अच्छा एक बात समझाते हैं, एंडोस्कोपी अभी हम तुरंत दिखाएंगे, अभी यहाँ शॉर्ट पर समझ ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग एंडोस्कोपी का चित्र देखेंगे और उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवशेषण यानी कि जांच के लिए पेट और शरीर के अंदर जितना भी जांच होता है उस जांच के लिए जो एंडोस्कोपी मशीन है, एंडोस्कोपी यंत्र है, वो जो काम करता है वो किस आधार पर काम करता है, माने कौन से सिद्धांत पर या कौन से घटना पर कार्य करता है। तो देखिए, ये जो एंडोस्कोपी है यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। या जो हमारे गांव में जो डाटा केबल आता है जिससे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, आज जो हम लोग मोबाइल का नेट चला रहे हैं, जैसे मोबाइल का नेट चल रहा है ना, तो यह नेट भी हम लोग के पास आता है फाइबर केबल से आता है, ऑप्टिकल फाइबर से आता है। और ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए हम लोग लॉन्ग में समझते हैं, न्यू पेज लेते हैं और लॉन्ग में समझते हैं कि आखिर एंडोस्कोपी कैसा होता है और यह पूरा आंतरिक सिद्धांत क्या होता है। चलिए समझते हैं। तो हम लोग न्यू पेज पर चलते हैं और वहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो देखो भाई, यही है एंडोस्कोपी। यहाँ पर जो डॉक्टर पकड़ा हुआ है, देखिए ये डॉक्टर जो पकड़ा हुआ है यही है एंडोस्कोपी। और यह एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब मान लो किसी व्यक्ति के पेट में, जैसे यहाँ देखो ये व्यक्ति का पेट है, और किसी व्यक्ति के पेट में अगर कोई दिक्कत है तो उसको तो हम चीर नहीं सकते हैं, ना ही फाड़ सकते हैं। अगर चीरेंगे फाड़ेंगे, फाड़ तो सकते हैं, चीर फाड़ कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसको ज़्यादा दर्द होगा। तो उसको उससे बचने के लिए ये एंडोस्कोपी नामक मशीन, ये है एंडोस्कोपी मशीन। ये जो एंडोस्कोपी नामक मशीन आप लोग देख रहे हैं इसका प्रयोग किया जाता है। यह डॉक्टर क्या काम करता है कि एंडोस्कोपी पतला तार के तरह होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पतला तार जो के टाइप का जो है वह पेशेंट के माउथ से होकर नाक से होकर यहाँ पेट में डाल दिया गया है। और पेट में अंदरूनी हिस्सा में यहाँ पर इमेज लेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इमेज लेगा और उससे यह जानेगा आखिर अंदरूनी भाग में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, एंडोस्कोपी का प्रयोग अंदरूनी अंगों को देखने के लिए किया जाता है। कि जैसे देखिए, मुंह में अंदर डाल सकता है और मुंह में अंदर डाल कर पेट में एंडोस्कोपी को ले जाएगा और वहाँ पर देखेगा आखिर अंदर क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा एंडोस्कोपी के बारे में। देखिए यहाँ एंडोस्कोपी लिखा हुआ है और देखिए यहाँ पर आया है, यहाँ नाक से डाला और नाक से डालकर अंदर लान दिया गया है। और एक और बात याद रखिएगा, जब एंडोस्कोपी काम किया जाता है तो यह व्यक्ति को शरीर में कुछ खाना नहीं रहना चाहिए, खाना सब बिना भूखे पेट रहता है पेशेंट लोग, और तब उस समय इसको एंडोस्कोपी किया जाता है, डॉक्टर एंडोस्कोपी करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एंडोस्कोपी जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला का नाम कह रहा है कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका एक ही कारण है, मान लीजिए कोई तरल से भरा हुआ बर्तन है, वह कुछ ऊपर क्यों दिखाई देता है उठा हुआ, तो अपवर्तन का एक कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, कैसे प्रकाश कहाँ जाए कि आंतरिक परिवर्तन हो जाए। तो अगर प्रकाश कांच से अगर वायु में जाए तब हम लोग देख सकते हैं कि आंतरिक परिवर्तन संभव हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, यानी कि जो टूटा हुआ कांच होता है ना, या जैसे चनका हुआ कांच, चटका हुआ मतलब चनका हुआ, जैसे चनका हुआ कांच है ना वह चटकीला क्यों प्रतीत होता है। तो समझिए ध्यान से, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत क्यों होता है, इसका एक कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे अभी हम लोग एंडोस्कोपी के बारे में पढ़े ना, वही यहाँ पर भी कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। कह रहा है कि मरीचिका का एक उदाहरण है, मरीचिका का एक क्या उदाहरण है, तो मरीचिका का उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। देखिए आप लोग कभी रोड पर जाते होंगे तो रोड पर गर्मी के दिन में, खास करके गर्मी के दिन पर, किस में, तो गर्मी के दिन में, जब गर्मी के दिन में हम लोग हाईवे पर या और कोई रोड पर निकलते हैं तो आगे जो रोड है वह रोड पर पानी के जैसा प्रतीत होता है। खास करके यह घटना गर्मी के दिन में देखा जाता है, और जब लहर बहता है, लू बहता है ना, उस समय देखा जाता है कि रोड पर क्या पानी के जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है। तो यह पानी का जैसा प्रतीत होने का एक ही कारण है, यही है प्रकाश का
अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये जब पानी की तरफ प्रतीत होता है वही उसी को कहते हैं मरीचिका। ये जब लू चलता ना तो लू वाले दिन में ये सब नजर आता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है। इंद्रधनुष कितने रंगों को दिखाई देता है? ये तो सब कोई बता देगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए अभी हम तुरंत बताए हैं। प्रकाशीय फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 45 में अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि संबंधित माध्य युग्म के क्रांतित कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है या क्या करती है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सघन आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें, अच्छा हम बताए थे आप लोगों कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्वेश्चन आ गया कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखिए नंबर 4, आँख का दूरस्थ बिंदु हटाकर आँख की ओर आ जाता है। क्या? दीर्घ दृष्टि दोष में दूरस्थ बिंदु हटाकर आँख की ओर आ जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो देखिए आप लोग यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में समझ लीजिए कि आखिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। तो देखिए ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, एक नेत्रकार लेंस और एक होता है नेत्रक, उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो ये तो चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो आकाश का रंग नीला होने का एक कारण है, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? तो होता क्या है? आवृत्ति समान बनी रहती है। तरंगदैर्घ्य ये सब समान नहीं, ये सब नहीं बना रहता, ये सब तो घटता बढ़ता रहता है। तरंगदैर्घ्य चाहे आवृत्ति चाहे ये, हाँ देखिए तरंगदैर्घ्य बढ़ गया, यहाँ पर समान हो गया, आवृत्ति बढ़ जाती है, ये सब तो बढ़ता करता है, लेकिन समान क्या बना रहता था? आवृत्ति जो है ना, ये आवृत्ति यही समान बना हुआ रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, अच्छा समझिए ध्यान से, अभी तुरंत हम बताए थे आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो रहा होगा। देखिए एक बात बताइए, अभी हम यहाँ पर लिखे, देखिए जैसे यहाँ पर नीला प्रकाश हम चला रहे हैं, देखिए नीला प्रकाश, ये आपको नीला क्यों दिखाई दे रहा है? ये नीला क्यों दिखाई दे रहा है? काहे कि प्रकीर्णन नीला का हो रहा है, तब जाकर आपको आँख पर पड़ रहा है और आपको नीला दिखाई दे रहा है। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है काहे? आकाश का नीला दिखना क्या कारण है? तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो रहा होगा, तो जब नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा तो हमको नीला आकाश दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? प्रकाश का विसरण किस वजह से होता है? तो प्रकाश का विसरण होने का एक ही कारण है, वह है धूलकण के कारण प्रकाश का विसरण हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यानी कि जो व्यक्ति चंद्रमा पर या जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। लेकिन हम लोग का कैसा दिखाई देता है? नीला। और जो व्यक्ति अंतरिक्ष पर गया है, आकाश या अंतरिक्ष में गया है या अंतरिक्ष यात्री है, उसको कैसा दिखाई देगा? काला। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है
कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित होता है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। तो क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि आखिर वह बुलबुला किसके तरह कार्य करेगा, अभिसारी के तरह कि अपसारी के तरह, कि अभिसारी लेंस के तरह, कि समतल अपसारी लेंस की तरह। तो याद रखिएगा इसमें आंसर होगा अपसारी लेंस। जब वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित कर देंगे ना तो वह अपसारी की तरह व्यवहार करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, जो ट्रैफिक लाइट होता है उस ट्रैफिक लाइट में लाल रंग किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ट्रैफिक लाइट में लाल रंग हम लोग लाल रंग का सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसके चलते करते हैं। यानी कि देखिए लाल रंग है ना वह दूर से ही नज़र आ जाता है, इसलिए हम लोग यातायात सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए लाल रंग का प्रयोग न करके हम किसी दूसरे का प्रयोग करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, लाल रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है, रुकने के लिए, स्टॉप के लिए लाल रंग होता है। अब हमको दूर से नहीं दिखेगा तो क्या नज़दीक आकर रुकेंगे, नहीं, इसीलिए हमको क्या होता है दूर से नज़र आ जाए, इसीलिए हमको लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि समुद्र का रंग नीला काहे प्रतीत होता है। समुद्र का रंग आखिर नीला प्रतीत होने का क्या कारण है। तो याद रखिएगा ये जो समुद्र है ना वह समुद्र नीला आखिर दिखाई दे रहा है तो उसका एक ही कारण है, और वह कारण है आपका आकाश जो है ना वो में परिवर्तन होता है। जल के कण के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये जो समुद्र है वह आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो आपको नीला प्रतीत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है आपको कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय जो सूर्य है ना उसका लाल रंग क्यों दिखाई देता है या लाल रंग क्यों होता है। तो समझिए ध्यान से, सूर्योदय और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य काहे आखिर ऐसा लालिमा प्रतीत होता है। तो उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य अस्त होगा या जब सूर्योदय होगा तो सूर्य का जो रंग है ना वो लालिमा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लालिमा। इसका एक ही कारण है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लालिमा देखने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो हम इंद्रधनुष बता दिए हैं और इंद्रधनुष आप लोग देख लीजिएगा, फिगर के साथ बताए थे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो याद रखिएगा कि विक्षेपण सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो इंद्रधनुष सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है बैगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि तारे आकाश में वास्तव में जितना ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है। तो तारा जहाँ होता ना आकाश में जिस स्थान पर होता है उससे अधिक ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है, इसका एक ही कारण होता है, उस कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा जो है जहाँ पर उपस्थित होता ना है उससे अधिक ऊंचाई पर हमको नज़र आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि नीला या गीला बालू जो है ना धुतिहीन दिखाई देता है। देखिए जो बालू सूख जाता है वह चमकीला दिखाई देता है, लेकिन जब जो बालू गीला होता ना है वह कैसा दिखाई देता है हमको, तो धुतिहीन दिखाई देता है, माने धुंधला टाइप के, मतलब गंदा टाइप के दिखाई देता है, मटियावा टाइप के दिखाई देता है, मटियावा कलर दिखाई देता है। देखिए वो मटियावा कलर काहे दिखाई देता है बताते हैं हम आपको। देखिए इसका एक ही कारण है परावर्तन। तो परावर्तन जब होता ना है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण जो बालू का रंग है ना वो चमकीला दिखाई देता है, लेकिन जब वह गीला रहता तो चमकीला नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 60 में हम लोग चलते हैं। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है सामान। तो देखिए जब हम लोग पेरिस्कोप, जैसे अभी कुछ समय पहले पढ़े थे एंडोस्कोप, तो वही हम लोग समझते हैं अब आगे कि यहाँ पर बता रहा है कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो समझिए ध्यान से, जब हम लोग पेरिस्कोप बनाते हैं तो पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब समझिए ध्यान से, हम लोग तो यहाँ पर समझ गए कि आखिर पेरिस्कोप बनाएंगे, जब पेरिस्कोप, या देखिए पेरिस्कोप बनाएंगे तो पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण का उपयोग होता है। अब हम लोग चलते हैं एक न्यू पेज पर और वहाँ पर हम लोग पेरिस्कोप का
एक नया फिगर देख लेते हैं और पेरियोस्कोप का फिगर देख कर वहाँ पर समझेंगे हम लोग आखिर पेरियोस्कोप का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग न्यू पेज पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं पेरियोस्कोप का फिगर दिखाते हैं आखिर पेरियोस्कोप कैसा होता है। पेरियोस्कोप का भी हम आपको 2 फिगर दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। देखिए यही है आपका पेरियोस्कोप, ये है आपका पेरियोस्कोप। एक और फिगर आपको दिखाना चाहते हैं हम। देखिए पेरियोस्कोप कैसे काम करता है। देखिए देखिए समझिए ध्यान से, ये है आपका पेरियोस्कोप। और देखिए पेरियोस्कोप जो है ना, ये इसका बनावट देखिए, ये ऐसा बनावट रहता है, ऐसे ऐसे बनावट रहता है ऐसे। और ये वाला जो भाग है, देखिए ये वाला जो भाग है अंदर पानी में डूबा हुआ रहता है और ये ऊपर दिखाई देता है। तो देखिए पेरियोस्कोप इसी तरह से बनावट है। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए ये जो बनावट है ना, ये वाला फिगर में, ये वाला फिगर में देखिए ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए यही है समतल दर्पण। यहाँ पर क्या लगा हुआ, समतल दर्पण। अब समझते हैं हम लोग आखिर पेरियोस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है या पेरियोस्कोप का काम क्या होता है। देखिए आपको हम बताते हैं ये पेरियोस्कोप के बारे में। अगर कोई पूछेगा कि पेरियोस्कोप क्या आता है, आप लोग देखिए क्या बोलिएगा कि पेरियोस्कोप एक ऐसा उपकरण है ना जो ना उन वस्तुओं को देखने में सहायता करता है जो हमें ना समुद्र के नीचे से ना मतलब दिखाई नहीं देता है। जैसे देखिए पेरियोस्कोप की बनावट ही ऐसा होता है, देखिए इस तरह का ऐसा। तो समुद्र के अंदर है, तो समुद्र के अंदर से हम लोग पेरियोस्कोप को निकालेंगे और निकाल कर जो आगे जो भी समुद्र में है उसके ऊपर देख सकते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि हम उसके अंदर से मूड़ी निकालेंगे, नहीं। देखिए ये समुद्र है, इस समुद्र के अंदर से मूड़ी थोड़ी ना हम निकालेंगे, मूड़ी ना निकालें इसीलिए हम लोग पेरियोस्कोप का उपयोग करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए क्या कह रहा है कि साबुन के पतले झाग, क्वेश्चन नंबर 61, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो याद रखिएगा जो साबुन है उसमें जो पतला झाग बन रहा है ना, उसका चमकदार होने का, उसका चमकदार रंग का बनना, यह किस परिघटना पर कार्य करता है। देखिए हम आपको बताते हैं यह किस परिघटना पर कार्य करता है। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के घटना पर यह परिणाम काम करता है। अब समझिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। अब समझिए ध्यान से, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हम लोग समझते हैं ध्यान से, इक्वेशन तो आपको समझ नहीं होता आया होगा, हम समझाते हैं आपको शॉर्ट में। देखिए जो बस होता है, बस चाहे कार चाहे मोटरसाइकिल, अब बस कार चाहे मोटरसाइकिल में जो साइड मिरर लगा हुआ था ना है, उसी साइड मिरर को ये ट्रैफिक को देखने के लिए बोल रहा है ऑटोमोबाइल। मतलब सीधा भाषा में कहिए कि बस चाहे कार चाहे मोटरसाइकिल कुछ भी, उसमें जो साइड मिरर लगा हुआ रहता है वह साइड मिरर आखिर कौन से दर्पण का होता है। तो याद रखिएगा साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम जो है ना, इनमें से जो बी आपको नजर आ रहा है कि सूर्यास्त का समय लाल देखना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन का कोई भी कारण नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अगला पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि रोगियों के दांत को देखने के लिए जो दंत चिकित्सक होता है ना, हाँ, वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर हम लोग डेंटिस्ट के पास अगर दांत दिखाने जाते हैं, किसी भी डेंटिस्ट के पास अगर हम लोग दांत दिखाने जाते हैं ना, हाँ, दांत दिखाने, तो वो जो डेंटिस्ट है वो हमारे दांत को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करता है। तो देखिएगा ध्यान से कि जो डेंटिस्ट है वो हाथ में अवतल दर्पण ले रहेगा और वही अवतल दर्पण के द्वारा हम लोग को जो डेंटिस्ट है वो दांत का देखभाल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि वाहन के अग्रदीप यानी कि जो हेडलाइट होता है ना, वह कौन से दर्पण का उपयोग किया था। जो गाड़ी होता है उसका हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो गाड़ी है उसके दर्पण में हम लोग
परवलयिक दर्पण का उपयोग करते हैं। अब चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि जो दाढ़ी बनाते हैं, जो सैलून होता है उसमें जो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण लगाया हुआ रहता है वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल होता है कि उत्तल होता है कि समतल होता है? तो जो दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का उपयोग करता है वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब समझिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में आपका कुछ नहीं, इनमें से कौन सा सही कह रहा है? तो आप लोग तो ये पढ़वे किए होंगे 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v। चलिए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है समझते हैं हम लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अभी हम तुरंत बताए थे आप लोगों को, अभी हम तुरंत बताते उत्तल दर्पण के बारे में कि गाड़ी में जो बस है, ट्रेन है, बस है, चाहे आपका ट्रक हुआ, चाहे आपका मोटरसाइकिल हुआ, उसमें साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उसमें साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि मानव आँख के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अब आ गया चैप्टर नंबर 3 से आ गया। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख के रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो कि हम आपको चैप्टर 3 में पढ़ा चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 70 नंबर कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, देख लीजिए ये कोई व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर जो समतल दर्पण के सामने खड़ा रहेगा तो उस समतल दर्पण की कितनी हाइट होनी चाहिए? तो याद रखिएगा समतल दर्पण की अगर हाइट भी रखना होगा ना तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति अगर 10 सेंटीमीटर का होगा तो दर्पण की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाकर हम व्यक्ति की पूरा प्रतिबिंब को देख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर। 71 में कह रहा है कि एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखा हुआ है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? याद रखिएगा ये हमेशा, अगर हम लोग देखिए फिगर से बताते हैं आप लोग, देखिए एगो यहाँ समतल दर्पण हम रखे हैं और एक और समतल दर्पण यहाँ पर रखे हैं। अब इन दोनों समतल दर्पण के बीच में अगर हम किसी व्यक्ति को रख देते हैं, देखिए यहाँ व्यक्ति हम रख दिए, तो प्रतिबिंब यहाँ कितना बनेगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर ये समतल दर्पण नहीं होता, एगो रहता तो एक प्रतिबिंब बनता। यहाँ समतल दर्पण दो गो है और इस दोनों समतल दर्पण के बीच में एक ये समतल दर्पण, एक ये समतल दर्पण, इन दोनों समतल दर्पण के बीच में अगर हम इस व्यक्ति को रखेंगे तो प्रतिबिंब कै गो बनेगा? तो याद रखेगा ना प्रतिबिंब 4 गो बनेगा, ना प्रतिबिंब 1 बनेगा, ना प्रतिबिंब 2 बनेगा, प्रतिबिंब अनंत बनेगा, इनफिनाइट, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं। 72 में कह रहा है कि दो समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर रखा हुआ है, उसके मध्य एक मोमबत्ती जला कर रखा हुआ है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो देखिए अभी जो हम आपको क्वेश्चन बताएं उससे ये कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसमें केवल अगर वह 90 डिग्री कोण पर रखा हुआ है तो उसमें केवल 3 गो बनेगा। इस न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको हम बाद में बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 73 में हम लोग चलते हैं। 73 में क्वेश्चन कह रहा है कि जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु की 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना डिग्री कोण होना चाहिए? यही सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर अभी आप जो 72 देखे हैं सेम वही है आपका 73। तो याद रखिए अभी पढ़े थे हम लोग कि दो समतल दर्पण, यहाँ पढ़े हैं देखिए कि दो समतल दर्पण, यहाँ लिखा हुआ है दो समतल दर्पण 90 के कोण पर रखा जाता है, तो वहाँ पर हम लोग 3 को प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। तो अब इसमें कह रहा है कि अगर हमको 3 को प्रतिबिंब प्राप्त करना है, किसी वस्तु का 3 प्रतिबिंब, देखिए यहाँ लिखा हुआ 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना है, ये लिखा हुआ है, तो समतल दर्पण को कितना डिग्री कोण पर रखना चाहिए? तो याद रखिएगा समतल दर्पण को कितना डिग्री कोण पर रखना चाहिए? 90 डिग्री कोण पर रखना चाहिए। जब समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर होगा तो हमको 3 को प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण के 60 डिग्री कोण पर अनंत है आता है तो उनके बीच खड़ा हो तो उनमें कितने प्रतिबिंब बनेगा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर सी, 5 को प्रतिबिंब बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला आपका क्वेश्चन नंबर 75। अभिसारी लेंस कैसा लेंस होता है? तो याद रखिएगा अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जिसकी किरणें एकत्रित करता है, क्वेश्चन नंबर 76। अपसारी लेंस होता है, अपसारी लेंस वैसा लेंस होता है जो किरण फैलाएगा वह कैसा लेंस कहलाएगा? अपसारी लेंस कहलाएगा। और जो किरण
एकत्रित करता है वह कैसा लेंस कहलाएगा? अभिसारी। देखिए जो किरण एकत्रित करेगा वह अभिसारी लेंस कहलाएगा और जो किरण फैलाता है वह क्या कहलाएगा? अभिसारी अपसारी लेंस कहलाएगा। कौन कहलाएगा? अपसारी लेंस कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग दोबारा समझते हैं और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है प्रकाश रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का जो रंग है वह किस पर निर्भर करेगा? तो जो प्रकाश का रंग है वह आपको तरंग दैर्ध्य से निर्भर करेगा। तरंग दैर्ध्य से, जैसा तरंग दैर्ध्य रहेगा उस हिसाब से आपको प्रकाश दिखाई पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, देखिए पानी में अगर हवा का बुलबुला है ना, पानी में अगर हवा का बुलबुला है तो वह कैसा काम करेगा? जैसा कि अवतल लेंस काम करता ना है वैसा ही काम पानी में बुलबुला, अगर पानी में बुलबुला है, पानी में क्या है? बुलबुला है, तो वैसा ही काम करेगा जैसा कि अवतल लेंस कार्य करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 78 के बाद चलते हैं 79 पर। तो देखिए 79 में कह रहा है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? तो याद रखिएगा यह प्रकाश के समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर हम लोग जानते हैं कि डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर आपका लेंस की क्षमता का इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? याद रखिएगा जो सन ग्लास है, धूप की जो ग्लास है यानी कि सन ग्लासेस, सन GLASSES, जो सन ग्लासेस होता है उसकी कितनी क्षमता होती है? याद रखिएगा सन ग्लासेस की क्षमता 0 होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर की क्षमता होती है। सन ग्लासेस की क्षमता कितनी होती है? 0। यहाँ पर सन ग्लासेस ना लिखकर लिख रहा है धूप के चश्मा, तो धूप के चश्मा की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मा की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 के इसका आंसर आप लोग समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 82 में जो दिया इसका आंसर होगा आपका बी यानी कि 4D होगा। इसे बताने के लिए तो बता भी सकते हैं लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है। चलिए आप समझते हैं ये सब न्यूमेरिकल को हम छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? तो जब आप एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाइएगा ना तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। उत्तल लेंस को पानी में डुबाइएगा तो उसकी क्षमता घट जाती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंग का विभाजन क्या कहलाता है? अब ये आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार में आपको पढ़ाए थे कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभाजन जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन ये हमको पढ़ाया था आपको। देखिए ये कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम आपको परिभाषा के साथ बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने वाले सूर्य के प्रकाश किरण विभिन्न रंगों से विभक्त हो जाती है क्योंकि क्या होता है? आखिर प्रिज्म से गुजरने वाले सूर्य के प्रकाश विभिन्न रंगों से विभक्त हो जाती है, उसका क्या कारण है? तो उसका एक ही कारण है, वह आपका कारण विभिन्न रंगों के किरण का विचलन भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों के किरण का विचलन भिन्न भिन्न होने के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है वो समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिज्म में, जब पढ़ रहे थे जब हम लोग प्रिज्म में पढ़ रहे थे तो इसमें एक श्वेत प्रकाश जा रहा था, इसमें से 7 रंग निकल रहा था। तो याद रखिएगा जो श्वेत प्रकाश वह कितने रंगों का मिल होता है? तो प्रिज्म जो है 7 रंगों का मेल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89 में, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कैसा होता है? देखिए ये इसमें ही बताए थे आप लोग, हम जो प्रिज्म पढ़ा रहे थे ना उस समय बताए थे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है ना तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा वर्ण होता है? तो देखिए वो होता है बैगनी, यानी कि बैगनी का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है देखिए श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है? सबसे कम विचलित होने वाला रंग का नाम बताइए। यानी कि सबसे कम विचलित, सबसे ज़्यादा विचलित होता है आपका कौन सा? बैगनी। लेकिन सबसे कम विचलित होने वाला रंग है लाल। कौन सा रंग? लाल रंग। जो लाल रंग है इस सबसे कम विचलित होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 91, प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कैसा रंग होता है? तो देखिए प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। अब जैसे देखिए बहुत ऐसा ऐसा रंग है ना जो दो को रंग मिलाएंगे तो वो तीसरा रंग बन जाएगा, लेकिन प्राथमिक रंग वे होते हैं जिनको मिलाने से हम कोई भी रंग को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे।